तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुकेश सोनेरी। अडानिया एजुकेशन ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सबका। जेट, आईसीआर, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम जो है 12th के बाद जो होते हैं बीएससी करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए मैं बेसिक पशुपालन पढ़ाना जा रहा हूँ। ठीक है, पशुपालन मतलब इंग्लिश में पशुपालन को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, पशुपालन हम नॉर्मल सब समझते हैं क्योंकि हम गांव में अधिकतर गांव से बिलोंग करते हैं, तो पशुपालन देखा भी है, करते भी हैं। लेकिन पशुपालन विज्ञान की पढ़ाई क्यों जा रही? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है वो पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से सिखाया गया हुआ है। अब एक पशुपालन में मतलब वही पशु पालेंगे जो हमारे लिए लाभदायक हो। भाई कोई उनका लाभ तो होना चाहिए ना, जो लाभदायक हो, जिनसे हमें कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो रहा। ठीक है ना। अब मानव जो है, आपको पता है कि जब सबसे पहले जो मानव था, आदि मानव, वो जो आदि मानव ने सबसे पहले जो है वो कुत्ता जानवर पाला था, कुत्ता पाला था। अब कुत्ता पालने का उद्देश्य क्या है? तो आप सोचोगे कि उस समय कुत्ता कोई रखवाली के लिए पाला हो, तो रखवाली के लिए तो पाला नहीं है, कि आदि मानव के पास था ही क्या कि वो रखवाली रखेंगे? कुछ नहीं था, कपड़े ही नहीं थे उनके पास, था क्या जिसकी रखवाली के लिए कुत्ता पाला जाएगा? तो कुत्ते पालने का जो मेन उद्देश्य था वो था मांस प्राप्त करना। अब मांस कुत्ते से प्राप्त करना नहीं, मांस जंगली जानवरों से प्राप्त करना। जो जंगली जानवरों को मारने के लिए क्या करते थे कि आदि मानव तीर कमान यूज करते थे, पत्थर मारते थे, ऐसे मतलब भांति भांति के कोई भी ऐसे पत्थर, तीर कमान या कोई भी लकड़ी, इनसे मारकर वो के जंगली जानवर को खाते थे। लेकिन जंगली जानवर को खाते थे, लेकिन जंगली जानवर भाग जाते थे, अपनी जान बचाने के लिए वो भी तो भाग जाते थे। तो उनको पकड़ने के लिए क्या है कि सबसे पहले मानव ने कुत्ता पालन प्रारंभ किया। कुत्ता पालने से क्या है कि मानव जो है वो कुत्ते की सहायता से जंगली जानवर को पकड़ लेता था। जंगली जानवर को जैसे ही पकड़ता था कुत्ता, और कुत्ते से लेके फिर उसको पका के खा लेते थे। क्योंकि उस समय जो है वो हमारे पूर्वज अनाज तो जानते नहीं थे। अनाज होता क्या है उनको क्या मालूम, कि उनके कभी अनाज ना तो काम आया, ना उन्होंने कभी अनाज देखा, समझते ही नहीं थे अनाज के बारे में। तो बहुत बाद में जानकारी हुई थी, पहले तो सबसे पहले आदि मानव मांस ही खाते थे। ठीक है ना। अब पशुपालन अगर आपको देखें कि पशुपालन की मैं आपको परिभाषा बताऊं वैज्ञानिक तरीके से, पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से करना पशुपालन के अंतर्गत आता है। नॉर्मल तो हम करते ही है, लेकिन पशुपालन अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो पशुपालन की परिभाषा बताऊं कि विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच या ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के आवास, आहार, प्रजनन, आवास, आहार, प्रजनन और स्वास्थ्य, प्रजनन और स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना ही पशुपालन कहलाता है। अच्छा, पशुपालन के अंदर आवास, आवास में क्या है कि वैज्ञानिक तरीके से जैसे किसी पशु को रखा जा रहा है तो छाया कितनी होनी चाहिए, धूप की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, जो उसके शेड बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं छपरा, उसकी कितना एरिया होना चाहिए। आहार में देखें तो आहार, अब अपन सोचते हैं कि हम तो आहार खिला देते हैं, हम तो पशुपालन करते हैं, तो फिर हमारा वैज्ञानिक तरीके से क्यों नहीं है? क्योंकि आहार जो है वो हम ऐसे ही डाल देते हैं चारा, और पानी देके तो हम पानी दिन में 2 बार 3 बार कुल्ली पिलाते हैं, जबकि पशुपालन में पानी उसके लिए 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जब उसकी इच्छा हो तब वो पानी पिए। और आहार में भी पशु को उसकी बॉडी वेट जो होता है, शरीर का जो भार होता है, उस भार के अनुसार ही पशु को आहार दिया जाना चाहिए। ठीक है। और प्रजनन संबंधी मतलब प्रजनन से अगर आपको मैं बताऊं सामान्य, तो कोई अच्छी नस्ल प्राप्त करना या कोई अच्छी ब्रीड कितना दूध दे रही है, तो उस अच्छी ब्रीड प्राप्त करने के लिए हम अपनी इच्छा अनुसार पशुओं में जो है प्रजनन कराना यानी संकरण कराना। हम अपनी इच्छा अनुसार की नस्ल से मादा पशु को जो है वो मादा पशु को गर्भित कराकर अपनी इच्छा अनुसार नस्ल प्राप्त कर सके। जो प्रजनन संबंधी आएंगे, क्योंकि उनसे भी हमें ज्यादा दूध प्राप्त होगा, ज्यादा लालच हमारा जो है वो कोई लाभ के कर रहे हैं। उद्देश्य तो हमारा जो है पशुओं से उत्पाद प्राप्त करना ही है। ठीक है ना। और स्वास्थ्य संबंधी मतलब पशुपालन कर रहे हो तो उसके पशु का स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आपका उद्देश्य है पशुपालन से प्राप्त करना दूध, गोबर, जो भी है। ठीक है। और पशुपालन के लिए फिर उसका स्वास्थ्य भी तो इंपॉर्टेंट है, तो यानी पशु स्वस्थ होना चाहिए। जैसे पशु को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, या पशु के कोई बाहरी परजीवी, जैसे चीचड़ी होती है ना, चीचड़ी चीचड़ी या ऐसी कोई बाहर मक्खी, मच्छर, पिशु, ऐसे कोई जो है परजीवी जो है, उनसे भी पशु को बचाना, ये सब पशुपालन के अंतर्गत आता है। ठीक है। आज का टॉपिक जो है अपना वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली।
शब्दावली मतलब ऐसी परिभाषा है जो मतलब सामान्य अपने पूरे एनिमल हस्बेंड्री आप जब तक पढ़ोगे तब तक वो आपके काम आएगी। ठीक है, तो पहली टर्मिनोलॉजी अगर अपन देखें तो वो है चयन या वर्ण। चयन या वर्ण या सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन मतलब ये पशु से संबंधित एक ऐसी परिभाषा है जिसमें हम पशु का चयन करते हैं। यानी जैसे 100 पशु है, अगर मैं आपको डायरेक्ट उदाहरण से समझाऊं, 100 पशुओं में से अपनी इच्छा के अनुसार मैं देखकर कोई एक पशु चूज करूं। जैसे मैं अपनी इच्छा के अनुसार अगर मैं कोई गाय चूज कर रहा हूं तो उस गाय की मैं जो देखने से क्या क्या क्वालिटी देख सकता हूं, जैसे उसका शरीर अच्छा हो, ठीक है ना, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। स्वस्थ पशु को ही हम चूज करेंगे ना, बीमार पशु को क्यों चूज करेंगे। ठीक है, और उसका दूध उत्पादन तो हम देख नहीं सकते, देखने से दूध उत्पादन पता नहीं चलता, लेकिन ये देख सकते कि उसके जो थन है वो थन बड़े हैं या अच्छे विकसित है, या थन के पास ही इनमें जो दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, दुग्ध नलिकाएं, सॉरी, दुग्ध नलिकाएं पाई जाती है, वो उभरी हुई है तो पशु ज्यादा दुधारू होता है, नॉर्मल ऐसा देखने से जो हम पशु का चयन करते हैं। यानी सिलेक्शन, हम किसी झुंड में से पशु को, झुंड में से पशु को चुनना, ठीक है, किसके उद्देश्य से, अच्छे गुणों वाले पशु को ही, यानी हम क्वालिटी को चूज कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी वाले पशु को चूज करना सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कलिंग भी इसी से रिलेटेड ही डेफिनेशन है। कलिंग मतलब क्या होता है कि इसमें भी हम पशु को अलग ही करते हैं, पर इसमें क्या है कि उद्देश्य अलग होता है कि कोई पशु, जैसे कोई पशु बीमार हो, कोई पशु बीमार हो या कोई पशु अनुत्पादक हो, यानी पशुओं के झुंड में से बीमार पशु या अनुत्पादक पशु या ऐसा पशु जो कोई प्रोडक्शन ही नहीं दे रहा हो, फालतू में खाना खा रहा हो, तो उस पशु को झुंड में से अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। मोस्टली जो है ये मुर्गियों में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मुर्गियों में क्या है कि बीमारी ज्यादा होती है। जैसे एक मुर्गियों का प्रसिद्ध बीमारी है रानीखेत। अगर रानीखेत किसी एक मुर्गी को हो गया तो उस एक मुर्गी को अपन, जैसे टोटल पोल्ट्री फार्म में 500 मुर्गी है, 500 में से अगर हम एक मुर्गी को बाहर निकाल रहे हैं तो ये एक मुर्गी को बाहर निकालना क्या कहलाएगा, कलिंग। ठीक है, सिलेक्शन, कलिंग। सिलेक्शन जो है कलिंग दोनों सेम होता है, लेकिन सिलेक्शन क्या होता है, झुंड में से किसी पशु को अच्छे गुणों के लिए अलग करना, और कलिंग में क्या होता है कि कोई अनुत्पादक पशु या बीमार पशु को झुंड में से अलग करना कलिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके डॉकिंग। डॉकिंग जो है सामान्यतः देखी जाती है भेड़ों में। भेड़ों के अलावा भी ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बहुत पशुओं में करे जाते हैं, पर मुख्य रूप से जो है ये भेड़ में की जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कई बार पूछा हुआ है कि डॉकिंग किस पशु में की जाती है, तो नॉर्मल आप समझ गए भेड़ में की जाती है। अच्छा, डॉकिंग का मतलब क्या होता है, पूंछ काटना। यानी भेड़ों में जो सामान्यतः है कुछ परजीवी ऐसे होते हैं, जैसे चिचड़ी हो या ऐसे परजीवी जो इनकी पूंछ से डायरेक्ट अटैक करते हैं, जिससे पशु को नुकसान होता है। तो उनको बचाने के लिए क्या करते हैं कि पूंछ काटना, ये एक विदेशी अमेरिका में शायद अपनाया गया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पूंछ काटी थी। तो पूंछ काटने से क्या है कि इनका थोड़ा आक्रमण कम पड़ा। तो पूंछ काटना की क्रिया जो है वो डॉकिंग कहलाती है। और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कब की जाती है, तो ये पशु के 1 से 2 सप्ताह की आयु में। ठीक है, डॉकिंग की क्रिया भेड़ में की जाती है। पहला क्वेश्चन तो यही होगा, डॉकिंग किस में की जाती है, तो भेड़ में की जाती है। और दूसरा क्वेश्चन कि कब की जाती है, तो 1 से 2 सप्ताह की उम्र में की जाती है। ठीक है, पशु के जन्म के 1 से 2 सप्ताह की उम्र में की जाती है। और डॉकिंग होता क्या है, तो पूंछ काटना। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, डिसबर्डिंग या डीहॉर्निंग। अब डिसबर्डिंग और डीहॉर्निंग का मतलब यहाँ पे ऑब्लिक में दे रखा है, एक ही है। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, जो सींग होता है ना पशुओं के सींग, सींग रोदन करना या पशुओं के सींगों को काटना। अच्छा, सींगों को काटने का क्या है कि बहुत सारा उद्देश्य होता है, क्यों काट रहे हो, क्योंकि क्या है कि पशु अगर सींग बड़े होंगे तो पशु के अंदर आपको पता है कि एक दूसरे से लड़ने की बहुत क्रिया पाई जाती है। अगर एक पशु दूसरे पशु से लड़ेगा तो वो मोस्टली है कि अगले को एक ना एक को तो नुकसान पहुंचाएगा ही। तो सींगों से क्या है कि पशुओं को नुकसान हो जाएगा। एक पशु अगर दूसरे पशु को मार रहा है तो सींगों की वजह से ही मारेगा।
तो सींगों से पशु को नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए डी हॉर्निंग या डिसबडिंग जो है वो सींग रोधन को बोलते हैं, यानी सींग को हटाना। ठीक है, अब इसमें देखो नॉर्मली तो एक ही चीज बता रहा हूँ, सींग रोधन है, लेकिन अलग अलग माना जा सकता है कि जो डिसबडिंग है ना, इसमें क्या है कि ये जन्म के 1 से 2 सप्ताह की उम्र में की जाती है। ठीक, अगर आपको पूछे कि डिसबडिंग कब की जाती है, जन्म से 1 से 2 सप्ताह के अंदर की जाती है। और डिसबडिंग में मतलब क्या है कि बड जो होती है ना, बड, डिस यानी तो हटाना, बड, बड बोलते हैं जो 1 से 2 सप्ताह के जो होता है पशु, उसमें कोई इतना बड़ा तो होता नहीं है सींग, उसमें केवल सींग की छोटी छोटी ऐसे बड पाई जाती है। तो उन बड को वहीं पर जो है वो नष्ट कर दिया जाता है। उनकी जो कोशिका होती है, उन कोशिका को वहीं से जो कोई यंत्रों की वजह से, जैसे रासायनिक विधि होती है, तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, इसमें 2-3 मेथड होता है। रासायनिक विधि में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका यूज करते हैं सींगों को। तो इसमें क्या है कि बड के ऊपर लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या है कि इसकी जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं सींगों की, वो जल जाएगी, जिससे क्या है कि बाद में उसके सींग बड़े होंगे ही नहीं। इसके अलावा एक जो डी हॉर्नर का जो एक यंत्र है, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर है ना, इसमें क्या है कि इसमें भी बड को ही हटाई जाती है तापमान से। इसको 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है इसका टेम्परेचर होता है, और इससे क्या है कि इस बड के ऊपर कुछ समय रखते हैं, जिससे क्या है कि ये बड की जो कोशिका है वो जल जाएगी, सींग बड़े नहीं होंगे। ठीक है, अब डिस बडिंग के अलावा डी हॉर्निंग है, ये मोस्टली जो है बड़े पशुओं के जिनके सींग पहले ही बहुत बड़े हो चुके हैं, उन सींगों को हटाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आरी द्वारा हटाते हैं, आरी द्वारा काटते हैं, आपने तो कहीं देखा होगा। तो डी हॉर्निंग का लड़ने के अलावा भी क्या होता है कि कई बार पशु के सींग जो है उसी के शरीर को नुकसान कर देते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो कि किसी पशु के जो सींग है उसी के ही सिर के अंदर जो है वो चुभने लग जाते हैं, गड्ढा कर देते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए जो है डी हॉर्निंग की जाती है। ठीक है, अगली परिभाषा है आपके कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म जो है ये पशुपालन के अंतर्गत, आपको पता है कि पशुओं के अंतर्गत जो है वो मुर्गी भी आती है, ठीक है ना, पक्षी भी आते हैं, मतलब मुर्गी पालन भी, मुर्गी पालन, टर्की पालन, टर्की पक्षी होता है ना, मुर्गी, टर्की, ये सब भी जो है ये भी पशुपालन के अंदर ये जाता है। अब कैनाबोलिज्म जो है ये मुर्गी से संबंधित है, ठीक है, पोल्ट्री से संबंधित जो है डेफिनेशन है। कैनाबोलिज्म होती क्या है कि जो मुर्गी के जो पक्षी होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या है कि एक दूसरे को चोंच मारने की आदत होती है उनकी। एक पक्षी दूसरे को चोंच मार रहा है, वो तीसरे को मार रहा है, तो एक दूसरे को चोंच मारने की जो क्रिया है ये कैनाबोलिज्म कहलाती है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको बताऊं कि मुर्गी के एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना, चोंच मारेगा तो घायल तो होगा ही, चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है, कैनाबोलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछी हुई है कि कैनाबोलिज्म किसमें होती है, तो मुर्गियों में होती है। और चोंच, मुर्गियां जो चोंच मारने की क्रिया क्या कहलाती है, तो कैनाबोलिज्म कहलाती है। और सबसे बड़ा है कि इसका कारण क्या है, मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मार क्यों रही है। तो मुर्गियों में एक जो होता है सोडियम क्लोराइड, नमक होता है ना, नमक, नमक का सूत्र है ये, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की कमी से क्या करता है कि मुर्गी के जो पक्षी है वो एक दूसरे को चोंच मारते हैं। ठीक है, और इस चोंच मारना क्या कहते हैं, कैनाबोलिज्म। अगली परिभाषा डीबीकिंग। अब कैनाबोलिज्म की क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, मगर उनका प्रयोग या उनका जो निदान है वो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कि भाई क्या करे कि एक दूसरे को चोंच ही नहीं मारे। तो डीबीकिंग, डीबीकिंग में क्या होता है, ये भी मुर्गी से संबंधित ही है, मतलब एक तरीके से देखें तो इसका यह है निवारण है, ठीक है, इलाज है इसका। डीबीकी में क्या होता है कि मुर्गी की जो है चोंच काटना, कैनाबोलिज्म में चोंच मारती है, तो डीबीकी में क्या करते हैं, चोंच काटते हैं, मुर्गी की चोंच काटना। चोंच काट देंगे तो क्या वो एक दूसरे को अगर मारेगी भी तो आगे से चोंच तीखी नहीं रहेगी, और तीखी नहीं रहेगी तो वो एक दूसरे पक्षी को नुकसान जो है कम पहुंचाएगी। ठीक है, तो मुर्गी की चोंच काटना जो है वो क्या कहलाता है, डीबीकिंग। और डीबीकिंग जो है मोस्टली अगर हम देखें कि कितनी करनी चाहिए, चोंच है ना, आपको पता है एक चीज तो आप जानते होंगे कि पक्षी की ऊपर वाली चोंच लंबी ज्यादा होती है और नीचे वाली चोंच जो है वो लंबी कम होती है। अब नीचे वाली कम लंबी होती है तो तीखी तो ऊपर वाली होती है, तो चोंच को जो काटा जाता है वो ऐसे काटा जाता है, और एक यंत्र यूज किया जाता है काटने के लिए, डीबीकर।
डीबीकर यंत्र से हम चोंच को काटते हैं। तो यहां से हम चोंच को काटेंगे तो ये ऊपर वाली चोंच तो कटी है ज्यादा और नीचे वाली कटी है कम। तो ऊपरी चोंच को काटा जाता है 1/4 पार्ट और नीचे वाली चोंच को काटा जाता है 1/8 पार्ट। ठीक है। अच्छा ये मत समझना कि 1/8 मतलब ज्यादा है, 1/8 कम होता है, 1/4 ज्यादा होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक में 4 बार ही भाग लग रहा है, इसमें एक में 8 बार भाग लग रहा है। ठीक है। तो चोंच को जो है वो ऊपर वाली ज्यादा काटी जाती है 1/4 भाग, तो नीचे वाली 1/8 भाग काटी जाती है। किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो डीबिकर का यंत्र का प्रयोग करते हैं। और डीबिकिंग की क्रिया करते किसमें है? तो मुर्गियों में करते हैं। कहलाता क्या है डीबिकर? तो डीबिकिंग तो चोंच काटना ही जो है डीबिकिंग कहलाता है। ठीक है। अगली परिभाषा है आपके कैपोनाइजेशन या बदियाकरण। कैपोनाइजेशन या बदियाकरण, ये देखो बदियाकरण जो है ये पशुओं में अलग यूज होता है इसके लिए वर्ड बदियाकरण कहलाता है। ठीक है। अब ये कैपोनाइजेशन जो वर्ड है ये मोस्टली जो है मुर्गियों के लिए यूज है। ठीक है। मुर्गियों में जो नर मुर्गा होता है उस नर में बदियाकरण कर दिया जाता है। अच्छा उद्देश्य क्या है? आप नर को जो है बदियाकरण क्यों कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? बदियाकरण मतलब समझ गए ना, जो नर है उसकी जो है वो नर की जो प्रजनन क्षमता है, यानी जो सेक्सुअल जो उसकी पावर्टी है उसको समाप्त करना। ठीक है। प्रजनन क्षमता को समाप्त करना। प्रजनन क्षमता समाप्त करने से क्या होगा कि उसका जो प्रजनन में जो एनर्जी जा रहा है वो एनर्जी उसकी बॉडी वेट में आ जाएगा, और बॉडी वेट में आएगा तो क्या कि शरीर का भार बढ़ेगा। तो मुर्गा पालने का हमारा मेन उद्देश्य तो यही है कि हमें मांस चाहिए। मुर्गा पालन का मेन उद्देश्य मांस है। अगर मांस उत्पादन करना है तो क्या है कि मुर्गे में बदियाकरण कर दिया जाता है, जिसे कैपोनाइजेशन कहते हैं। उद्देश्य क्या है? अधिक मांस प्राप्त करना। ठीक है। अधिक मांस प्राप्त करना। अच्छा कैपोनाइजेशन की जो क्रिया है ये नॉर्मल कब की जाती है? उम्र क्या है? तो ये अधिकतर 10 महीने से पहले कर देनी चाहिए। मुर्गा तो जो है वो जो मुर्गा जो है वो वयस्क है वो नॉर्मल 5 महीने में हो जाता है, लेकिन 5 महीने से 10 महीने के अंतर्गत जो है इसकी जो है कैपोनाइजेशन की क्रिया करते रहते हैं। अच्छा जो मुर्गा कैपोनाइजेशन कर दिया है, यानी जिस मुर्गे का बदियाकरण कर दिया है, वो क्या कहलाएगा? तो वो मुर्गा कहलाता है केपेन। ठीक है। केपेन ही रखना, कोपेन मत कर देना, क्योंकि कोपेन जो है वो सस्य विज्ञान में जो आती है ना, क्लाइमेट जलवायु विज्ञान का जनक है कोपेन। तो कोपेन मत कर देना, केपेन ही रखना। बदियाकृत नर मुर्गा क्या कहलाता है? केपेन कहलाता है। ठीक है। और अगर बदियाकरण कर दिया है हमने तो यूज क्या कर रहे हैं हम? अब आप बड़े पशु जो जैसे बड़ा सांड होता है, गाय का जो नर होता है उसका तो अगर बदियाकरण है तो हम यंत्र काम लेते हैं, बर्डी जो कास्ट्रेटर आपने सुना होगा। बर्डी जो कास्ट्रेटर की वजह से क्या करते हैं कि उसके जो है वो मतलब अंडाणु को पकड़ के उसकी शुक्र वाहिनियों को बंद कर दिया जाता है। तो ये तो बड़े पशुओं में यूज किया जाता है। अब मुर्गा में तो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, ऐसा यंत्र तो हम यूज कोई कर नहीं सकता ना। तो मुर्गों में क्या है कि जो है वो एक हार्मोन यूज कर जाता है, डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन। ठीक है। डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये हार्मोन जो है मुख्य मादा का है, ये मादा का मुख्य हार्मोन है, मुख्य प्रजनन हार्मोन। मादा का मुख्य प्रजनन हार्मोन हम मुर्गे को दे रहे हैं, क्योंकि उससे क्या है कि मुर्गा का जो नर गुण है, जो मेल के जो उसके जो कैरेक्टर है वो सारे क्या है कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और वो फीमेल वाले कैरेक्टर यूज करने लग जाएगा। फीमेल वाले कैरेक्टर करने से क्या है कि उसकी बॉडी वेट तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन जो उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी एनर्जी है, वो सारी जो है वो प्रजनन के काम आ रही है, वो सारी बॉडी वेट में काम आ जाएगी। ठीक है। समझ गए? तो कैपोनाइजेशन जो है ये मोस्टली मुर्गियों में किया जाता है, क्योंकि ये कैपोनाइजेशन जो है डेफिनेशन मुर्गियों के लिए यूज होती है। और जो बदियाकृत नर मुर्गा है उसको केपेन कहते हैं। बदियाकरण आप जानते ही हो, प्रजनन क्षमता को समाप्त करना। ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो बॉडी वेट बढ़ाना, अधिक मांस प्राप्त करना। कब करते हैं? तो 10 महीने की उम्र में करते हैं। ठीक है। अगली डेफिनेशन है फलशिंग।
अच्छा, फलसिंग क्या होता है? फलसिंग जो है ये भी भेड़ से संबंधित, ठीक है। किस पशु से संबंधित है? तो भेड़ से संबंधित है। भेड़ों में क्या होता है कि जैसे कोई गर्भित भेड़ है, जो प्रेग्नेंट भेड़ है, प्रेग्नेंट भेड़ को उसके ब्याने से, अगर गर्भित भेड़ है तो गर्भित भेड़ जब ब्याएगी, जब उस बच्चा देगी, तो बच्चा देने से पहले उसके शरीर में पावर भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कमजोर हो तो बाद में वो बीमार हो जाए। तो गर्भित भेड़ को नॉर्मल देखें कि हम 3-4 सप्ताह होता है ना, जैसे हमें पता चलता है भेड़, आपको ये तो पता है कि भेड़ 148 दिन से 150 दिन के अंतर्गत जो है वो ब्याह जाती है, ठीक है। यानी गर्भित होने से बच्चा उत्पन्न करने में उसको 150 से 150 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इन दिनों से 3 से 4 सप्ताह पूर्व जो है उसको अतिरिक्त आहार दिया जाता है, उसके, क्योंकि उसके बॉडी में क्या है, बच्चा उत्पन्न हो रहा है, तो बच्चे को भी तो आहार की आवश्यकता होती है। तो वो बच्चा आहार तो माँ से ही लेगा, और माँ से आहार लेगा तो फिर भेड़ के शरीर में भी तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी भाई। कमी तो भेड़ के शरीर में भी आएगी ना। तो भेड़ के शरीर में कमी आएगी तो क्या करें, भेड़ को 3 से 4 सप्ताह पूर्व जो है हम अतिरिक्त आहार देने लग जाते हैं, ठीक है। फ्लशिंग जो है, गर्भित भेड़ को 3 से 4 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार देना। अतिरिक्त आहार में आपको मोस्टली सांद्रित आहार दिया जाता है। सांद्रित आहार जिनमें प्रोटीन की मात्रा जो है ज्यादा होती है, तो सांद्रित आहार दिया जाता है, ठीक है। दलिया वलिया जो भी, ठीक है, भेड़ से संबंधित है। ओके, कब? 3 से 4 सप्ताह, ठीक है। अगली परिभाषा देखो, स्टीमिंग अप। जैसे फ्लशिंग था भेड़ों में, भेड़ों में जैसे फ्लशिंग था, ऐसे ही गाय भैंस में जो है वो स्टीमिंग अप कहलाता है, ठीक है। परिभाषा सेम है, बस केवल डेफिनेशन प्रॉब्लम है, मतलब जो है इनकी टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। गाय भैंस में अब उसको तो दिन ही कम लग रहे हैं, भेड़ को 148 दिन तो कुल ही लग रहे हैं उसको बच्चा उत्पन्न करने में, लेकिन भैंसों को ज्यादा लगते हैं। भैंस को जो है वो 310 दिन लगते हैं एवरेज। गाय को जो है वो नॉर्मल 282 से 285, ठीक है, ये दिन लगते हैं। तो इनको इतना, इनका अगर गर्भकाल है तो इनको आहार भी थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आहार तो देना ही पड़ेगा ना। तो गाय या भैंस को 6 से 7 सप्ताह पूर्व, ठीक है, गाय या भैंस को 6 से 7 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार देना, ठीक है। कब पूर्व? कब से? ब्याने से, यानी बच्चा उत्पादन उत्पादन सॉरी बच्चा उत्पन्न करने से 6 से 7 सप्ताह पूर्व जो है गाय या भैंस को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? स्टीमिंग का, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपके डाउन कवर। डाउन कवर एक नॉर्मल, केवल एक छोटा सा वर्ड बताऊं आपको, डाउन कवर कैसे किया जाए। जैसे अगर गाय को 285 दिन लगते हैं, अपना गर्भकाल 285 दिन का होता है, तो इसको 15 दिन अगर हम घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 270 दिन। यानी किसी पशु के ब्याने के 15 दिन पूर्व का जो समय होता है ना, 15 दिन पूर्व का समय, उसे क्या बोलते हैं? डाउन कवर। किसी पशु के बच्चा उत्पन्न करने या ब्याने से 15 दिन के पूर्व का जो समय होता है उसे डाउन कवर कहते हैं। इस समय क्या है कि पशु को बहुत सारी केयर करनी पड़ती है, उसको झुंड से अलग भी कर दिया जाता है, क्योंकि अन्य पशु मार ना जाए, जिससे बच्चा मर जाए या पशु को कोई नुकसान हो जाए, है ना। इसलिए क्या है, उसको अलग करने के लिए जो टर्म यूज होती है ना, डाउन कवर बोलते हैं, जिसको 15 दिन पूर्व का जो समय होता है ब्याने से, उसको डाउन कवर कहते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? ठीक है, कास्टिंग क्या होता है कि जैसे हम एक पशु है, इस पशु को मेरे इस पशु को मेरे को क्या है कि खुर काटना है इसकी। खुर समझते हो ना?
जो पैर का सबसे नीचे का पार्ट होता है ना, खुर, जो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उस खुर को काटना है। अच्छा, क्यों काटना है ये मत पूछो, क्योंकि क्यों क्या है कि पशुओं में खुरों की जो है वो वृद्धि सामान्यतः होती जाती है। जैसे जो ज्यादा उम्र का पशु होता है उसके क्या खुर बहुत बड़े होते हैं, और जो कम उम्र का पशु होता है उसके खुर बहुत टाइट होते हैं, मजबूत होते हैं। तो कई पशुओं के क्या है कि खुर आगे से घूमने लग जाते हैं, तो उनको क्या काटा जाता है। अगर खुर काटना हो या फिर हमें कोई सर्जरी करनी हो, जैसे पशु के अगर पेट से संबंधित, जैसे आमाशय में उसके कोई गैस भर गई बहुत ज्यादा और खाना पच नहीं रहा, पशु मरने की स्थिति में हो, तो उसको पेट को ऐसे जो है चीरा देकर उसमें से बाहर निकालना सर्जरी बोलते हैं, मतलब सारा ऑपरेशन करना। ऑपरेशन करना हो या खुर काटना हो, या हमें पशु की कोई और भी अन्य क्रियाएं करनी हो, सींग रोदन करना, सींग काटना, तो इन सब क्रिया के लिए क्या है कि पशु को नीचे तो गिराना पड़ेगा। खड़े पशु को हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, पशु को गिराना तो पड़ेगा। तो गिराने की जो क्रिया है, यानी पशु को गिराना, क्या कहलाता है? कास्टिंग। पशु को जमीन पर गिराना ही कास्टिंग कहलाता है। कास्टिंग का उद्देश्य तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि खुर काटना है तो भी पशु को नीचे गिराना पड़ेगा, और अगर सर्जरी करनी है या सींग रोदन करना हो तो हमें पशु को नीचे गिराना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि पशु को जो नीचे गिराया जाता है, वो पशु के दो पार्ट होता है ना शरीर के, एक लेफ्ट एक राइट, सबका ही होता है। तो पशु को किस तरफ गिराना चाहिए? तो पशु को हमेशा दाई तरफ गिराना चाहिए। दाई तरफ गिराने का काम यह है कि दाई तरफ हम पशु को गिराएंगे, जैसे जमीन पर हमने दाई तरफ पशु को नीचे डाल दिया, तो उसका बायां पार्ट जो है, राइट साइड को हमने अगर नीचे रख दिया तो ऊपर कौन सा रह जाएगा? लेफ्ट साइड, बाई साइड है ना। और बाई साइड का मेन जो है वो है कि लेफ्ट साइड में ही पशु के जो है रुमेन पाया जाता है। रुमेन पशु के जो आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, जहां पे भोजन इकट्ठा होता है, वो सब रुमेन में, गैस जो बनती है वो भी रुमेन में बनती है। शरीर के पशु के आमाशय के चार पार्ट होते हैं ना, उसमें से रुमेन सबसे बड़ा, और जो सारी क्रिया अधिकतर इसी में होती है। जो गैस वैस बनती है या कोई भी सर्जरी भी जो है इसी की जाती है। ठीक है। तो रुमेन जो है लेफ्ट साइड में पाया जाता है। अगर हम पशु को लेफ्ट साइड में गिरा देंगे तो फिर रुमेन तो ऊपर आएगा ही नहीं। हमें अगर रुमेन में कोई काम कर रहा हो, रुमेन में कोई गैस निकालनी, कोई सर्जरी करनी हो, तो पशु को हमें राइट साइड में गिराना पड़ेगा और फिर लेफ्ट साइड से कोई भी सर्जरी करे। इसलिए नॉर्मली जो है पशु को राइट साइड में गिराया जाता है। एक ट्रिक बताऊं, अगर कास्टिंग आपको याद रहेगी भी, पशु को गिराना कास्टिंग कहलाता है। किस दिशा में गिराया जाता है? तो दाई साइड में। क्या याद रखोगे? कांदा। कास्टिंग दाई साइड में गिराया जाता है। अगर दाई साइड में गिराया जा रहा है तो इतना आप याद ही कर लोगे भाई, लेफ्ट साइड में क्या होता है, बाई साइड में क्या होता है, रूमेन होता है। ठीक है। अगली परिभाषा है ब्रोइलर। ब्रोइलर ये वापस किससे संबंधित है? मुर्गी से। ठीक है, मुर्गी से संबंधित है। भाई ब्रोइलर हम कहते किसे है? मुर्गियों में क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी हुई डेफिनेशन है। डेफिनेशन नहीं पूछता, नॉर्मल क्या पूछेगा, जैसे हम मुर्गियों को हम पाल रहे हैं, तो हम मुर्गियों को दो उद्देश्य है मुख्य हमारा, अंडे उत्पादन करना और मांस प्राप्त करना। लेकिन दोनों को प्रकार है, बांटा हुआ है इनको, कि जिस मुर्गी को हम मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं, जिस मुर्गी को हम मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? ब्रोइलर। ठीक है। मांस की प्राप्ति के लिए पाले गए मुर्गी के चूजे क्या कहलाएंगे? ब्रोइलर। ठीक है। अब छोटे चूजे को ही पाला जाता है ब्रोइलर में मोस्टली। ठीक है। और ब्रोइलर जो है ये, अब इनका अगर आप देखें कि जैसे मैं छोटे छोटे चूजे लेके आया हूँ, और चूजे लाने के बाद अगर मैं उनको ब्रोइलर के रूप में बेचना चाहता हूँ, तो मोस्टली कितना समय होना चाहिए? 6 से 7 सप्ताह, यानी नॉर्मल 42 से 45 डेज के बीच में जो है ब्रोइलर का एक बैच रेडी हो जाता है। ठीक है। एक बैच रेडी हो जाता है ब्रोइलर का 6 से 7 सप्ताह के मध्य। दिन में देखें तो 42 से 45 दिन के मध्य जो है एक बैच प्रारंभ होता है, सॉरी एक बैच जो है वो पूरा हो जाता है। और जब 6 से 7 सप्ताह का हम मुर्गा बेच रहे ब्रोइलर के रूप में, उसका नॉर्मली वेट देखें तो 1.5 kg उसका हो जाता है। ठीक है। 1.5 kg वेट हो जाएगा तो हम उसको मार्केट में बेच देंगे, तो ये ब्रोइलर कहलाता है। यानी मांस उत्पादन के लिए
पाले गए चूजे को ब्रॉयलर कहते हैं। एक मुर्गे का प्रकार होता है रोस्टर। रोस्टर इसको जो है ज्यादा सप्ताह 9 से 12 सप्ताह तक इसको रखा जाता है, क्योंकि इसका मांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ब्रॉयलर जो मुर्गा का प्रकार है वो 9 से 12 सप्ताह की उम्र में उसका बेच जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं, या जो भी है मारने के लिए अपन मंडी में बेच देते हैं। ठीक है, हो गया ब्रॉयलर। ठीक है, ब्रॉयलर के आगे नेक्स्ट अपन देखें। नेक्स्ट परिभाषा क्या है, तो लेयर्स। अभी मैंने बताया कि ये भी मुर्गी से संबंधित है। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी के चूजे को क्या कहते हैं, ब्रॉयलर। और अंडे उत्पादन के जो उद्देश्य से पाला जाता है, मुर्गियों से अंडे उत्पादन के उद्देश्य से पाले गए चूजे क्या कहलाएंगे, लेयर्स। नॉर्मली अंडे देने वाली मुर्गी क्या कहलाती है, लेयर्स। ये कई बार जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंडे देने वाली मुर्गी क्या कहलाती है। अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है वो क्या कहलाती है, लेयर्स। ठीक है। अच्छा, मुर्गी अंडे कब देना प्रारंभ करती है, किस उम्र में मुर्गी अंडे देना प्रारंभ, तो 5 से 6 माह की उम्र में। ठीक है, 5 से 6 माह की उम्र में जो है मुर्गी अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अच्छा, मुर्गी के अंदर एक आपको विशेष चीज बताता हूँ, आपको पता नहीं होगा, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं अनिषेक जनन। ये क्या है कि मुर्गियों में मोस्टली पाया जाता है। आपने कभी सुना होगा कि मुर्गियां जो है वो बिना नर के, बिना मेल के भी अंडे उत्पादन कर लेती है। मुर्गियां 5 से 6 माह की उम्र में होने के बाद विदाउट मेल अंडे दे देती है। ठीक है, इसलिए आपने कभी ये सुना होगा कि जो पोल्ट्री फार्म के जो अंडे होते हैं ना, वो शाकाहारी अंडे होते हैं। शाकाहारी क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है जीव नहीं होता। जीव तो जब मादा नर से मिलेगी, जब उनमें संभोग क्रिया होगी तब ही जीव होगा, बाकी जीव आएगा नहीं। अब इनको शाकाहारी अंडे इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस होता है मुर्गियों में, यानी मुर्गी जो है वो 5 से 6 महीने के होने के बाद बिना निषेचन के ही अंडे देना प्रारंभ कर देती है, तो इसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और जो अंडे होते हैं उनको शाकाहारी अंडे बोलते हैं हम। उनसे बच्चा उत्पन्न कभी नहीं होता। ठीक है, इनसे कभी बच्चा उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अब 5 से 6 महीने की जो है मुर्गी वो अंडा देना प्रारंभ कर रही है। अच्छा, मुर्गी अंडा देना बंद कब करेगी, तो 72 सप्ताह, 72वें सप्ताह के बाद क्या करेगी, मुर्गी अंडे देना बंद कर देगी। और जो अंडे देना मुर्गी बंद कर देगी उसे हम एक डेफिनेशन है, एक टर्म है, उसको बोलते हैं ब्रूडी हैन। हैन यानी मुर्गी होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रूडी हैन। ठीक है, 72वें सप्ताह के बाद मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है। और मुर्गी की नॉर्मल अगर आपको मैं उम्र बताऊं तो 4 से 5 वर्ष जो है मुर्गी की उम्र होती है। 4 से 5 वर्ष जो है मुर्गी की उम्र होती है। और वो 5 से 6 महीने के बाद तो वो अंडे देना प्रारंभ करेगी, 72वें सप्ताह तक अंडे देगी। 72वें सप्ताह मतलब आपको कितने दिन होते हैं, 500 दिन, लगभग 500 दिन के लगभग वो अंडे देती है। ठीक है, बाकी अलग अलग जो नस्लें हैं वो अलग अलग अंडे देती है, कोई नस्लें ज्यादा अंडे देती है तो कोई कम देती है। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है वो है ग्रोअर मैनेजमेंट। ग्रोअर मैनेजमेंट ये भी मुर्गी से संबंधित ही है, ये भी मुर्गी से संबंधित ही टर्म है। ग्रोअर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ये भी मुर्गियों से ही संबंधित टर्म है। ग्रोअर मैनेजमेंट क्या है कि मुर्गी की जो 8वां सप्ताह की उम्र जो है, जैसे 8 सप्ताह की मुर्गी हो गई, 7 सप्ताह का, 6 से 7 सप्ताह में ब्रॉयलर तैयार होता है। उसके बाद अगर आपको मुर्गी पालन करना, अंडे उत्पादन के लिए पालन करना है, तो 8वें सप्ताह से उत्पादन आयु तक, उत्पादन में क्या देंगे, उत्पाद वो अंडे। 8वें सप्ताह से उत्पादन आयु तक का जो मुर्गी का पालन पोषण है, वो क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, पालन पोषण, वो क्या कहलाएगा, ग्रोअर मैनेजमेंट। यानी 8वें सप्ताह से उत्पादन आयु तक का जो मुर्गी का जो पालन पोषण है वो ग्रोअर मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन। अगली देखें, टीजर बुल। बुल यानी तो सांड होता है, आप जानते ही हो सभी, है ना। यानी
ये बड़े पशु से संबंधित है, गाय भैंस से। अच्छा, अभी मैंने पहले बताया था कि बदिया कृत जो मुर्गा होता है वो उसको, उसके लिए हम कैपोनाइजेशन यूज करते हैं, ठीक है। टीजे बुल में क्या है कि नसबंदी कर देते हैं अपन। नसबंदी कृत नर, यानी जो नर पशु है गाय या भैंस का, उस नर पशु की क्या है कि नसबंदी कर देते हैं। नसबंदी करना और बदियाकरण अलग अलग होता है। बदियाकरण में तो जो नर है वो अपनी सारी क्षमता ही खो देता है, यानी उसका जो मेन जनन हार्मोन होता है जो नर का, जिसके कारण ही उसमें प्रजनन क्षमता या उसके जो लक्षण दिखना, वो सारा जो है उसी के कारण होता है। और जनन हार्मोन जो होता है ना नर का, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये अपने लक्षण दिखाना ही बंद कर देगा। किसमें? बदियाकरण में, ठीक है। और नसबंदी में क्या है कि नसबंदी के अंतर्गत वो टेस्टोस्टेरोन उसका बराबर काम करेगा, यानी वो लक्षण तो सारे जैसा आएगा, लेकिन वो क्या है कि केवल जो मादा है उसको गर्भित नहीं कर पाएगा, ठीक है। केवल मादा को गर्भित नहीं कर पाएगा, बाकी उसे उसकी जो क्षमता है, टेस्टोस्टेरोन की जो क्षमता है, यानी वो टेस्टोस्टेरोन की क्षमता नॉर्मल जो है वो जैसे सूंघ कर उसे पता चल जाता है कि कौन सी गाय या कौन सा जो मादा पशु है वो हीट में है। हीट होता है जो सेक्सुअल कांटेक्ट का होता है ना पशु का, हीट बोलते हैं जिसको, वो हीट के लिए कौन सा पशु जो है वो मतलब इच्छुक है, या कौन से पशु के अंदर जो है वो चल रही है हीट क्रिया, तो ये सब कौन पता करता है? नसबंदीकृत नर। क्योंकि नसबंदीकृत नर वो पता कर लेता है, उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके जो केवल नसबंदी की है उसकी नर क्षमता समाप्त नहीं हुई, ठीक है। तो नसबंदीकृत नर जो है वो सूंघ सकता, सूंघ के उसे पता चल जाता है। ये जो है इस नर का जो मेन उद्देश्य है, यानी हम टीजर बुल जो बोलते हैं, नसबंदीकृत नर को ही टीजर बुल कहते हैं। गाय या भैंस के नसबंदीकृत नर को क्या बोलते हैं? टीजर बुल। और टीजर बुल का जो है मेन उद्देश्य क्या है गाय या भैंस में? मादा के मध्यकाल की पहचान कर, सॉरी मध्यकाल नहीं, गाय या भैंस में क्या है कि उसकी जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट की जो इच्छा हो रही है उसको समाप्त करना, मतलब ठीक है। उद्देश्य क्या है? जो नसबंदीकृत नर जो है जिसको टीजर बुल बोलते हैं, टीजर बुल किसे कहते हैं? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बुलक भी पढ़ाऊंगा अभी मैं। बुलक और टीजर बुल है, ये दोनों ही सांडी ही है, यानी नर नर गाय, जो गाय का नर होता है बेल, वो नर गाय ही है, लेकिन क्या है कि उसका अलग अलग जो है टर्म क्यों है? क्योंकि टीजर बुल तो उसको बोलते हैं नसबंदीकृत नर को। तो नसबंदीकृत का नर का जो मेन उद्देश्य है वो है गाय के मध्यकाल की पहचान करना, मध्यकाल की पहचान करना, ठीक है। हमें क्या है कि जैसे हमने 100 पशु रखे हुए, 100 मादा गाय रखी हुई है, उसमें एक टीजर बुल रखा हुआ, हम क्या है कि उसमें से कोई, जैसे कोई अच्छी नस्ल की, जैसे गिर नस्ल की नस्ल है, गिर नस्ल की गाय है, अगर हम गिर नस्ल की गाय को हम अपनी इच्छा से साहिवाल नस्ल के सांड से क्रॉस कराना चाहते हैं, ठीक है, साहिवाल नस्ल के सांड से हम अगर क्रॉस कराना चाहते हैं, तो अगर ये जो हमने टीजर बुल रखा है अगर ये भी गिर का है, तो फिर ये इससे गर्भित हो जाएगी। तो ये क्या है कि इससे पता तो चल जाएगा कि ये भाई जो है ये मादा हीट में आई हुई है, लेकिन इससे गर्भित नहीं होगी, ठीक है, इससे गर्भित नहीं होगी। और गर्भित नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये मादा, ये जो गाय है ये हीट में है, तो फिर अपनी इच्छा अनुसार हम इसमें संकरण करा सकते हैं, या इच्छा अनुसार उसमें हम क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है। अब इसी के जैसा सेम टू कॉपी है बुलक। बुलक में क्या होता है कि बदियाकृत नर सांड, ठीक है, उसमें नसबंदीकृत था, इसमें बदियाकृत था। क्योंकि बदियाकृत में मैंने आपको पहले ही बताया था, बदियाकृत में जो है उसकी सारी जो है नर वाले सारे कैरेक्टर ही खत्म हो जाते हैं, उसको उसका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो जनन हार्मोन होता है मैन, वो बिल्कुल ही उसके कोई लक्षण ही खत्म हो जाते हैं उसमें। और इसका मेन उद्देश्य क्या है भाई? नसबंदीकृत जो आप नर रख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? मांस प्राप्त करना। क्योंकि जो मैंने मुर्गे में बताया था कैपोनाइजेशन, बदियाकरण, सेम इसमें है कि अब मांस प्राप्त करना।
बस इसकी प्रजनन क्षमता में अगर एनर्जी नहीं जाएगी तो एनर्जी इसकी बॉडी वेट में जाएगी, जिससे अधिक मांस उत्पादन होगा। ठीक है, इसके अलावा कृषि कार्य है, तो कृषि कार्य हेतु कैसे है कि अगर हमने जैसे नसबंदी करी तो नर को अगर हमने खेत में हल लगाने में अगर लगा दिया तो क्या है कि उसकी नर क्षमता तो है, तो वो क्या है कि ऐसे मादा को अगर कोई पास में मादा अगर हीट में आई हुई है तो उसको सूंघ के वो तो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा तो फिर किसान कहाँ जाएगा, तो क्या है कि उसकी बदियाकरण कर देते हैं, और बदियाकरण करने से क्या है उसको कोई मादा अगर हीट में भी आए तो उससे पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो वो कृषि कार्य के लिए भी इसका उद्देश्य उपयोग हो गया। ठीक है, यानी बदियाकृत नर सांड को क्या बोलते हैं, बुलक, और नसबंदीकृत नर सांड को क्या बोलते हैं, टीजर बुल। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रूमिंग या खुरहरा करना। तो ग्रूमिंग या खुरहरा करना जो है ये पशु की नॉर्मल क्रिया है, इसमें क्या है कि पशु की जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर ब्रश या कोई भी ऐसे कठोर दांते का जो भी कठोर जो भी ब्रुश ब्रुश हो उस ब्रुश से त्वचा पर साफ कर। ठीक है, ब्रुश को उसकी त्वचा पर पूरा साफ करेंगे। अच्छा, क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, ग्रूमिंग करने से क्या है कि एक तो पशु दूध उत्पादन अच्छा देगा, क्योंकि ग्रूमिंग करने से क्या है कि उसका पूरा बॉडी का जो है रक्त जो परिसंचरण है, परिसंचरण समझता हो ना, खून में जो रक्त बहता है पूरा रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण क्रिया उसकी अच्छी बढ़ेगी, अच्छी चलेगी, जिससे क्या है कि रक्त परिसंचरण क्रिया बढ़ेगी तो दूध में भी उत्पादन बढ़ सकता है, बढ़ता है। इसके अलावा इसका और उद्देश्य क्या है ब्रश करने का, जैसे उसके बहुत सारे बाल है, पशु की बॉडी में बहुत सारे बाल अगर जड़ रहे हैं, ठीक है, अब बाल जड़ रहे हैं तो हम दूध निकाल रहे हैं, दूध निकालने से क्या वो बाल दूध के अंदर गिर जाएंगे, जिसके दूध अस्वच्छ हो जाएगा, यानी दूध की क्वालिटी बिगड़ जाएगी ना। तो क्या बाल जड़ रहे हैं, तो बाल जड़ रहे रुकते तो स्वच्छ दूध उत्पादन। ठीक है, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए भी अपन क्या करते, ग्रूमिंग करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण क्रिया हो गई, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हो गया। और क्या उद्देश्य है इसका, तो इसका और उद्देश्य है कि पशु की जैसे बाह्य अगर त्वचा है तो उसके ऊपर कोई भी कीट हो, मैंने बताया था चीचड़ी पिशु मच्छर कीट हो या फिर धूल हो, तो ये सब क्या है कि उस ग्रूमिंग की क्रिया से हट जाएगी। ठीक है, ग्रूमिंग की क्रिया समझ गया, पशु को खुरहरा करना, हिंदी में बोलते खुरहरा करना, नहीं पशु की त्वचा पर ब्रश से सफाई करना ग्रूमिंग कहलाता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन ग्रिट, ये किससे संबंधित है, तो ये मुर्गियों से संबंधित। मुर्गियों में क्या होता है, ग्रिट क्या होता है, मार्बल, जो मार्बल आपके जानते हो ना, मार्बल फर्शी आती है ना, मार्बल, मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े को मुर्गियों को खाने के लिए दिया जाता है, वो टुकड़े क्या कहलाते हैं, ग्रिट कहलाते हैं। मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े जो मुर्गियों को खाने के लिए दिए जाते हैं वो ग्रिट कहलाते हैं। और ये क्यों दिए जाते हैं, तो मुर्गियां क्या है कि आपको पता है मुर्गियां का अंडा उत्पादन देती है। ठीक है, और अंडा उत्पादन मुर्गी अगर देती है तो अंडा उत्पादन में मुर्गी का जो अंडे का जो छिलका होता है उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी ना हो इसलिए मुर्गियों को गिरट दिए जाते हैं, क्योंकि गिरट के अंदर जो है जो मार्बल के जो पत्थर होते हैं उसमें कैल्शियम पाया जाता है अच्छी मात्रा में। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि फिर पत्थर को मुर्गी कैसे पचा लेती है, तो कीटों और पक्षियों में मोस्टली ये पाया जाता है। एक इनकी जो पाचन तंत्र में एक पाचन का एक इनका एक पार्ट पाया जाता है बॉडी का, जिसे बोलते हैं गिजार्ड, ये मोस्टली जो है पक्षियों में पाया जाता है, कीटों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये गिजार्ड क्या है कि ये कठोर से कठोर चीज का भी पाचन कर देता है। ठीक है, गिजार्ड जो है इनका पाचन कर लेता है, मार्बल के टुकड़ों का अगर मुर्गियों के शरीर में पाचन कहाँ होता है तो गिजार्ड में होता है, क्योंकि गिजार्ड जो है वो पाचन कर देता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेफिनेशन है आपकी डम्ड पेल, ये कुछ नहीं है, डम्ड पेल एक पार्ट है, मतलब पार्ट नहीं सॉरी, एक यहाँ अपन जो काम लेते हैं ना बाल्टी, यानी दूध निकालने के लिए जो छोटे मुंह की जो बाल्टी यूज की जाती है ना उसको बोलते हैं डम्ड पेल, छोटे मुंह की बाल्टी, तो किसके लिए, दूध निकालने के लिए यूज होते हैं। ठीक है,
दूध निकालने के लिए जो छोटे मुंह की बाल्टी जो हम यूज लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, डम्ड पेल। ठीक है, तो यहीं के साथ अपनी क्लास का समापन करते हुए और अगली क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक लाते हैं। ठीक है, अडानी एजुकेशन ग्रुप से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे यहाँ जेट आईसीआर के जो है वो बैच 22 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं। 11th 12th आसिंद जो है, आसिंद भीलवाड़ा, इसके आसपास के क्षेत्र का कोई बच्चा हो, वो स्कूल टाइम से 1 घंटे बाद, स्कूल टाइम जैसे अभी 1 बजे का चल रहा है तो 2 बजे हम बैच चलाते हैं। 2 बजे से ऑफलाइन कोचिंग अगर कोई लेना चाहे, जिसको जेट आईसीआर करना हो, कॉलेज में सिलेक्शन लेना हो, अच्छी कॉलेज लेनी हो, तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो अगर 11th या 12th का कोई बच्चा हो आसिंद के आसपास का, वो अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहे तो वो स्कूल टाइम से 1 घंटे बाद आ जाए। ठीक है, कॉन्टेक्ट कर ले आप। ठीक है, ये नंबर है मेरे। ठीक है, मुकेश सोनेरी नाम मेरा। ठीक है, कॉन्टेक्ट कर ले अगर कोई तैयारी करना चाहता। ठीक है, धन्यवाद।